वेलकम डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सुबह का टाइम है। ये इंग्लिश का कंटेंट है। इंग्लिश लास्ट टाइम जो भी हम सब्जेक्ट क्लियर कर रहे थे, अब थोड़ा सा हेल्पिंग वर्ब की बात कर लेंगे। हेल्पिंग वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ये वही वर्ब होते हैं जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, ये सब वैसे यूज होती हैं। इसके पैटर्न को मैं समझा दूंगा, बस इसको ना याद करना है ना कुछ करना, सिर्फ एक बार देख लेना है कि ऐसी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। एक बार बस पढ़ के निकल जाएंगे, याद नहीं करेंगे। इनका यूज पढ़ाऊँगा मैं आगे आने वाली वीडियोस में, तो बस इनको देख लेना है और याद नहीं करना है। जैसे हेल्पिंग वर्ब इज होती है, एम होती है, आर होती, वाज होती, वर होती, हैज, हैव, डू, डज, डिड, हैड, हैड बीन, हैज बीन, हैव बीन, will, shall, will be, shall be, will have, shall have, will have been, shall have been, can, may, might, should, would, should have, would have, could have, could have हुआ कि नहीं? नहीं हुआ अभी। could have, एक्सेट्रा। दो चार और रह रहे जो भी है समझाऊंगा जब मैं ट्रांसलेशंस के रूल बताऊंगा और सभी वर्ब का यूज करना सिखाऊंगा, तो आप समझ जाएंगे और सारे ट्रांसलेशंस बन जाएंगे जो भी आप सोच लेंगे। संगीत है, म्यूजिक है, कुछ भी गाने सुन लेना, गाने का भी ट्रांसलेशन हो जाता है, लेकिन गाने का ट्रांसलेशन थोड़ा सा अजीब होता है। हॉलीवुड बॉलीवुड के जो भी इंग्लिश में गाने बनते हैं, बॉलीवुड में तो बनते नहीं, हॉलीवुड के सुनेंगे तो थोड़ा उनमें ग्रामर यूज़ नहीं करते, लेकिन थोड़ा बहुत सेंस ज़रूर डाल देते हैं। बहुत टेक्निकल सेंस होता है, मज़ा आता है जब आप पढ़ेंगे। एक्चुअली लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज अपने रीजनल जहाँ से बनती है, जैसे कि मान लो यूके की है, अमेरिका की है, वहाँ के ट्रेंड को फॉलो करती है, और ट्रेंड को समझने के लिए थोड़ा सा आप गाने वाने सुनते रहें। थोड़ा स्टाइलिश होती है वो, थोड़ा सा अजीब तरीके से बोल देते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ पे बंदा बंदी बोलते हैं, छोरा छोरी बोलते हैं, मुंडा मुंडी, ऐसे प्रकार के होते हैं। तो ऐसे वो भी लोग भी गाय जिस्टर्ड कुछ भी बोलते रहते हैं, बेबी, इस टाइप के। बाकी आप कोई भी ग्रामर की बुक उठा लेना या कोई अपनी लिटरेचर हिंदी की उठा लेना, उसके ट्रांसलेशन करेंगे, आराम से हो जाएगा। अभी मैं आगे पढ़ाऊँगा, जब टेंस पढ़ाऊँगा, एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये सब पढ़ाऊँगा, तो वहाँ पे आपको सेंस जनरेट होगा और आराम से हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा बेस अच्छा रहेगा तो चीज़ें समझ में आएंगी, अदरवाइज़ टफ हो जाएगा। मेन वर्ब तो आपको बता ही रखा है। मेन वर्ब ये एक्शन वाली वर्ब होती हैं या एक्शन वर्ड होते हैं, जैसे खाना, पीना, उठना, बैठना, ये इस प्रकार के जो वर्ड होंगे, वर्ब होंगी। मैंने बताया है कि लास्ट वीडियो में कि कोना हो गया, पुदीना हो गया,
निमोनिया, ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं, उनको वर्ब नहीं कंसीडर करते क्योंकि उसमें एक्शन नहीं डिनोट होता है। तो जिसमें एक्शन होगा वही वर्ब होता है। कौन सा वर्ब होता है? मेन वर्ब। अब थोड़ा ट्रांसलेशंस के फॉर्मूले पढ़ लेंगे। ट्रांसलेशंस, फार्मूला फॉर, ठीक है, जो भी है बेसिक फार्मूला, ये ट्रांसलेशन में यूज होते हैं और इन्हीं पैटर्न में सेंटेंस लिखे या बोले जाते हैं। नंबर 1 मान लेंगे, जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मूला रहेगा उसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से दिखेगा। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगा देंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, फिर मेन वर्ब लगा देंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगा देंगे। ये सब मैं बता रखा हूँ, और अदर वर्ड जो भी आएगा उसको इसके बाद में रखेंगे। सबसे पहले पैटर्न ये रहेगा कि सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले लिखा जाता है और हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। ये अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर ऐसा ही मिलेगा आपको। और नेगेटिव सेंटेंस के लिए ऐसे देख लेंगे। नेगेटिव सेंटेंस, इसमें सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर नोट लगा देंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगा देंगे, फिर अदर वर्ड लगा देंगे। तीसरे में देखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जैसे कि बताया था मैंने, 2 टाइप का होगा। एक स्टार्टिंग वाला होगा अगर क्वेश्चन वर्ड शुरू में आ जाता है, और एक मिडिल वाला होगा। इसको हमेशा ध्यान रखना, दोनों का अलग होता है। अगर स्टार्टिंग वाला है तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे पहले, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नोट लिख देंगे, फिर मेन वर्ब लिख देंगे, फिर ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड OW लिख लेना। और यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग लिखेंगे। क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे सीधा, जैसे व्हाट है, एग्जांपल के लिए वाई जो भी है, होम, वेयर, विच, ये सब लिख देते हैं। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिख देंगे, और फिर नॉट, फिर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। क्वेश्चन मार्क बना देना यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क बना देना। इम्पोर्टेंट बात क्या है इसमें समझने के लिए, ये बता देता हूँ। ये पैटर्न तो आपको याद ही हो जाता, ये फर्स्ट और सेकंड याद हो जाता है। इसको याद कराने के लिए क्या करता हूँ, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नोट लिख देना, और इसके पहले अगर क्वेश्चन वर्ड डाल दोगे तो बीच वाला बन जाएगा। सेम चीज़ रहेगा, लेकिन अगर क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा, इसी में अगर मैं क्वेश्चन वर्ड पहले डाल दूंगा तो बीच वाला बनेगा, मतलब मिडिल वाला केस बनेगा। और नोट के लिए, नोट अगर हो भी सकता है सॉरी गाइस, अगर नोट है सेंटेंस में तो यूज कर लेंगे, अदरवाइज स्किप कर देंगे, इसको छोड़ देंगे, सीधा मेन वर्ब लिखेंगे। कई बार सेंटेंस में नोट होता है, कई बार नहीं होता है, तो स्किप कर देंगे अगर नहीं है तो, लेकिन पैटर्न सेम रखेंगे। और मेन वर्ब, यहाँ पे मेन वर्ब के बारे में बता दूंगा मैं कि हेल्पिंग वर्ब के हिसाब में मेन वर्ब में भी कुछ चेंजेज होते रहते हैं, वो बस अब रूल जब बताऊंगा तो आपका हो जाएगा। यहाँ पे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन लिख लेना, वो है क्या, कि हेल्पिंग वर्ब जो होगी, हेल्पिंग वर्ब इज ऑलवेज यूज्ड according to your subject, according to your subject। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आ रहा है बार बार, हेल्पिंग वर्ब, इसमें थोड़ा चेंज दिखेगा। वो चेंज किसके हिसाब से होगा, सब्जेक्ट के हिसाब से। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, इसको याद रखना। ये कैसे चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट ये है,
तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा, और इसको ध्यान में रखना, ये पैटर्न ध्यान में रखना। और इस चीज़ को, हेल्पिंग वर्ब को, ये जो है इसको याद नहीं करना है, इसको एक बार इससे गो थ्रू हो जाना तो आपको आइडिया लगा रहेगा कि ये हेल्पिंग वर्ब होती है। बाकी अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ट्रांसलेशंस का डेमो दे दूंगा कि कौन सा है, लेकिन इससे पहले ये जितना भी मैंने आपको डिस्कस कर रखा इसको दिमाग में रखना, अदरवाइज चीज़ें आप रटने लगेंगे। नहीं तो अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो पीछे का जो भी वीडियो है और उसका एक एक पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि सारा लिंक वहीं से मिलेगा और आपको ट्रांसलेशन बनाने में मज़ा आएगा, बहुत आसानी से सीख जाएंगे। ये है आराम से। टेंस बहुत बढ़िया होते हैं, लेकिन बच्चों को यहाँ पे जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे होते हैं उनको ज़्यादातर कन्फ्यूज़न आती है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट में। ये 3 टेंस ऐसे होते हैं कि यहाँ पे बच्चे बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं। तो कन्फ्यूजन से मैं आपको बचा दूंगा, आपको कभी कन्फ्यूज़न नहीं होगा ऐसा बता दूंगा। और थोड़ा सा मैं पहले से डेमो हल्का लेके चलूँगा, और बाद में जब वीडियो का मतलब जैसे कोई भी टेंस पढ़ाऊँगा या कोई, हाँ टेंस में ही ज़्यादा लफड़ा होगा, टेंस जब पढ़ाऊँगा तो लास्ट में मैं मेंशन कर दूँगा। पहले आप आराम से उसको बनाना, उसके बाद फिर जैसे आपको एसएससी का क्वेश्चन बनाना है, कंपटीशन का बनाना है, बोर्ड का, 11th का, 12th का, तो मैं थोड़े से एडिशनल चीज़ें बताता रहूँगा उसमें। और एक बार बताऊँगा तो आपका हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा, फिर बाद में आपको कभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर आपको पढ़ने की तभी ज़रूरत पड़ सकती है जब आप इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत ही ज़्यादा रिसर्च या उसके प्रोफेसर ही बनना चाहते हैं, उसमें रिसर्च करना चाहते हैं, तब आपको ऑथेंटिक बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि वहाँ पे बहुत छोटी छोटी बातों की जानकारी होती है और उन बातों का इस्तेमाल होता नहीं है, लेना देना होता नहीं, और इतनी इंग्लिश हमें सीखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। ठीक है गाइस, थैंक यू।